नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ ना भूलने वाली यादें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की वर्षगांठ पर भारत सरकार ने नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को और मृत्यु सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फॉल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस और उनकी पत्नी का नाम विभावती था। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनका मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए।
उन्होंने 1920 में ICS परीक्षा पास कर ली और वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में ICS बनकर वे अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को ICS से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। वे 20 जुलाई 1921 को गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल में भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए थे। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ड को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं, अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं।
इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडलेकार कारागृह में बंदी बनाकर रख दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। लेकिन इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही ना मर जाएं। अंग्रेज सरकार ने यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी बरेला सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष चंद्र बोस ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व को जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। 1934 में सुभाष चंद्र बोस को उनके पिता के मृत्युशैया होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, वहां एमिली से 1942 में बॉड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उसे पहली बार तब देखा था जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई, अनीता पौने 3 साल की थी। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ।
किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय काल में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटरेस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष चंद्र बोस की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय काल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी भी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस को चुनाव में 1580 मतों से सीतारामैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए। गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे। अकेले शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की, अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया।
मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। वहां से सुभाष चंद्र बोस बेस बदलकर फरार हो गए और पेशावर पहुंचे। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर में से काबुल पहुंचे। काबुल में पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। सुभाष चंद्र बोस काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मास्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है, इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से मिले। भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद डायट के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर के आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए।
23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमबरदार विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक के नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता है और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करते हुए भारत को छोड़कर जाना पड़ा। हमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह ही बनना चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जिस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।